नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? चलिए, उम्मीद करता हूं कि प्राकृतिक और सरकारी सभी नियमों को आप पालन कर रहे होंगे। हो सकता है कहीं कहीं मन घबरा भी रहा हो कि थोड़ा घर से बाहर निकल आते, लंबी ड्राइव पे चले जाते और फिर चले आते। खैर, वो भी समय आएगा, थोड़ा इंतजार करें। तो जैसा कि आज मेरा ये पहला वीडियो है और लगातार क्लासेज चले, लेकिन 22 मार्च के बाद से क्लासेज बंद हैं और इलाहाबाद से आने के बाद जो है कि वीडियो क्लास का ये यहाँ पे गोरखपुर से कॉलेज तक दूसरा वीडियो। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 8 मई है और आज जो है 8 मई को क्या है, कुछ पता है? ठीक है, नहीं पता है तो आज है 8 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। और ये वर्ल्ड रेड क्रॉस डे क्यों मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता है? 8 मई को एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है हेनरी डुमेंट की जयंती है और इन्होंने जो वर्ल्ड रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति बनाई गई थी उसके लिए संस्थापक थे। ठीक है, इस सोसाइटी का क्या उद्देश्य है? इस सोसाइटी का उद्देश्य है कि किसी भी समय और किसी भी परिस्थितियों में सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों को प्रेरित करना, आरंभ करना और प्रोत्साहित करना। आज यही वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाने का मतलब है। तो मैं आपको इस डे की बधाई देता हूं, लेकिन एक दुख भी व्यक्त करूंगा और ये कहूंगा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। दिवगन, आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम एक शहर में गुरुवार के सुबह यानी कि मॉर्निंग में सुबह 4 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त कह लीजिए अपने यहाँ के, तो बहुत साल पहले की घटना हुई थी गैस की, भोपाल गैस त्रासदी का नाम आपने सुना होगा। तो उसी तरह जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक फैक्ट्री है, शायद उसका नाम एलजी या कुछ करके था। तो स्टराइन गैस जो है लीक होता है और उसमें कई सारे लोगों की मौत हो जाती है। तो उसमें बहुत सारे कई सारे लोग वो हो जाते हैं। बड़ा ही सुन के दुख हुआ, मैं शोक व्यक्त करता हूं और ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। खैर, और तो आगे आते हैं टॉपिक पे और मुद्दे पे। जैसा कि मेरा ये पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो इंट्रोडक्शन का था और दूसरा वीडियो है ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट टीचर के लिए। आपको पता होगा कि आपके दो पेपर को पढ़ाना है मुझे, अंग्रेजी और एसएसटी को। तो एसएसटी मतलब सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन जिसको कहते हैं, लिखा है सामाजिक अध्ययन। आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि जैसे पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा जिसमें सामाजिक अध्ययन विषय में जैसे हम पढ़े हैं इतिहास, भूगोल, राज व्यवस्था या कहीं राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। सेम पैटर्न एसएसटी, वही सारणी, तथ्य नए हैं जिसके बारे में मैं चर्चा करूं और थोड़ा सा आज मौखिक की चर्चा मैं ज्यादा करूंगा, लिखित की अपेक्षा मौखिक की चर्चा ज्यादा करूंगा आज, क्योंकि आप सब देख रहे होंगे। मैं क्षमा चाहूंगा, ये चूंकि ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है तो कल इसके बाद जो वीडियो बनेगा उसमें एक बड़ा ब्लैक बोर्ड जो है ले आना है और 2-3 चीजें और जो
नहीं है, संसाधन के रूप में कमी है, मुझे माफ करिएगा। खैर फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं जितना अच्छा बता सकूं कर सकूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अच्छा, मेरी आवाज अगर आपको कहीं कहीं नहीं हो सकता है कि मैंने पूरी कोशिश की है, लेकिन कहीं कोई आवाज न सुनाई दे, कहीं कोई शब्द में अगर न दिखाई दे या कमी दिखाई दे, तो आप मुझे फोन करके पूछ लीजिएगा, एक बार वीडियो कॉल करके पूछ लीजिएगा और क्षमा करिएगा, क्योंकि त्रुटि किसी भी व्यक्ति से हो सकती है, चाहे वो 90 साल का व्यक्ति हो या 10 साल का बच्चा हो। जीवन में हर दिन सीखना है, और हर दिन सीखना है। जब तक इस मृत्युलोक में हम हैं, हमें हर दिन सीखना है। यह कोई कहे कि मैं सीख करके पारंगत हूं, तो नहीं साहब, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि जैसे आप लोग पिछले सेमेस्टर में पढ़े कि इकोनॉमी को मैं पहले शुरू करता हूं। डीएलएड 17 को भी पढ़ाया चारों सेमेस्टर में, तो इकोनॉमी पहले शुरू करता था। डीएलएड 18 को भी पढ़ाया, जिनका चौथा सेमेस्टर अभी है, उनको इकोनॉमी शुरू करता हूं, और आपके लिए भी इकोनॉमी ही पहले शुरू कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी थोड़ा कठिन है, और इसलिए बहुत सारे लोग इसको नहीं पढ़े हैं, बहुत कम मात्रा में लोग इसको, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूं इजाजत के साथ। तो उसमें क्या है कि ये आपका देखिए, आपका ये पुस्तक है, आपका पुस्तक है, मुझे पुस्तक देखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल सामाजिक अध्ययन का ये विषय है, इसमें चैप्टर दिया गया है, अध्याय दिया गया है। पहला है कि भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, दूसरा है सामंतवाद कालीन भारत, तीसरा है इस्लाम एवं सल्तनत कालीन भारत, चौथा है प्राकृतिक शक्तियां एवं स्थलमंडल, पांचवा है विभिन्न धरातलीय कारक, छठवां है वायुमंडल जलमंडल, सातवां है भारतीय संविधान, और आठवां चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, यानी कि क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, आठवां पार्ट है। और नौवां आपका है कि भारतीय वित्त व्यवस्था एवं औद्योगिकरण। तो 8वें अध्याय में जो मैटर दिया है वो आप थोड़ा बहुत पढ़े हैं, तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा कठिन है, उसको हम शुरू करते हैं, ठीक है। कोई शब्दों में त्रुटि हो तो क्षमा चाहेंगे, माफी चाहेंगे आप सभी से। इलाहाबाद से आने के बाद यहाँ गोरखपुर से कॉलेज तक का ये दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो इंट्रोडक्शन का था, तो कोई त्रुटि हो क्षमा करिएगा। अगली बार पुनः आगे देखते हैं, शुरू करते हैं। आपका विषय है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों, आपका विषय है सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज, और अर्थशास्त्र का आपको पढ़ा रहा हूं 9वां चैप्टर, यानी कि मुद्रागत, जो चैप्टर का नाम है भारतीय वित्त व्यवस्था एवं औद्योगिकरण। अंग्रेजी में कहेंगे इंडियन फाइनेंस सिस्टम एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहां पे तारीख है, तारीख डेट डाला, डेट अंग्रेजी में आप सब जानते होंगे। जो भी ये वीडियो देखेंगे, तारीख आपने सुना होगा, दिनांक सुना होगा, ठीक है, लेकिन इसके कई सारे मतलब हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या कहा जाता है, और कई सारे जो कैलेंडर बने हैं उसमें डेट को क्या क्या कहा गया है, उसकी थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। डेट मतलब तारीख, और जब आप इसको नाउन देखेंगे, इसका नाउन है दूसरे भाषा में मिति कहा गया, मिति। और इसका एक जो डेट का जब क्रिया बनता है तो ये कहा जाता है असूजल, ये क्रिया है, ठीक है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा मैंने चर्चा कर दिया डेट और तारीख का। अब है साहब, आपका चैप्टर है कि भारतीय वित्त व्यवस्था एवं औद्योगिकरण। वित्त व्यवस्था मतलब फाइनेंस सिस्टम, और औद्योगिकरण मतलब जैसे आप समझते हैं कि उद्योग से क्या है, औद्योगिकरण बना है। आगे आइए देखते हैं। तो इसमें पहला एक टॉपिक है जिसको कहते हैं मुद्रा। मुद्रा, अरे भाई अंग्रेजी में कहेंगे करेंसी, ठीक है। जैसे आप जो गांव के रहने वाले हैं या शहर के रहने वाले हैं, ठीक है, तो नहीं लोग कहते हैं टन टनाटन, या कोई बंगाली में है तो कहता है कि दादा एको टाका ना छे, मैंने टाका माने पैसा, रुपया, समझ रहे हैं। और थोड़ा सा पहले जाएंगे आप तो मौखिक बोलचाल की भाषा में कहिए
या और काफी पहले लोग कहते थे कि कहते हैं कि हमारे पास एक भी धेला नहीं है, एक भी धेला नहीं है। या कहते हैं लोग कि एक को कौड़ी नहीं बा, फूटल कौड़ी नहीं बा। समझ रहे हैं आप? तो मुद्रा शब्द छोटा है, मुद्रा, लेकिन इसके तथ्य आगे आप देखेंगे बहुत बृहद है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, इजाजत है। देखिए, ये आप समझ रहे होंगे क्या है। इसको बिहार में कहते हैं लोग लाठी, 1 फुट का लाठी या गोजी। तो ये, लेकिन ये पढ़ाने के लिए है। तो आइए आगे चलते हैं, सुनिए। ज्यादा पुराना, ज्यादा अधिक अत्यधिक जो है ये बहुत सारी चीजें इसके पीछे है। थोड़ा सा मौखिक सुनते चलिएगा। जैसे मैं शुरू करूंगा कहां से कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से। मुद्रा आपका टॉपिक है, मैं इसको मिटा रहा हूं प्यारे बच्चों, इसको मिटा रहा हूं और उसको अपने नोट करते हैं। थोड़ा इसमें पानी डालना पड़ेगा। माफी चाहेंगे, थोड़ा कपड़ा लेने चले गए थे, ये टॉवल लेने चले गए थे। हाँ, ये शुरू करते हैं। तो आपका टॉपिक क्या है साहब? आपका टॉपिक है, पहला जो टॉपिक है उसका नाम है मुद्रा। ठीक है, मुद्रा। जैसा कि मैंने बताया कि आप जो मुद्रा को मतलब कहा जाता है मुद्रा। मनी कह लीजिए, करेंसी कह लीजिए। ठीक है, ये दो चीजें। तो जैसा कि आप सबने देखा, सुना होगा, मैं 6वीं शताब्दी से शुरू करता हूं क्योंकि उसके पहले भी बहुत क्या कहा जाता था, वो एक पूरी कहानी हो जाएगी। तो हमें जो मतलब दिया है, आपका जितना टॉपिक दिया है, मैं उससे थोड़ा सा पीछे चल के ही बता रहा हूँ, थोड़ा ज्यादा ही बता रहा हूँ, तो सुनते चलिएगा। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि सिक्का, सिक्के चांदी के, सोने के, तांबे के, ठीक है, और पैसा हम लोगों ने बचपन में इस्तेमाल किया है। पैसा 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, मतलब हम लोगों के बचपन में चला करता था। तो मुद्रा को जानने से पहले थोड़ा सा हम इन सिक्कों पे, इन पैसों पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि भारत में रुपया कागज का कब से आया। ठीक है, तो यूं कह लीजिए कि इतिहास में जो जिन शासकों ने मुद्रा के बारे में सुधार किए या मुद्रा को प्रचलन में लाए, तो एक तरह से इतिहास है। और अर्थशास्त्र में क्या है कि हम मुद्रा के इतिहास को के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, सभी विषय एक दूसरे से कहीं कहीं कनेक्टेड है, कहीं थोड़ा हो या कहीं ज्यादा। तो सबसे पहला जो सिक्का, ये कहा जाता है कि सिक्कों के अध्ययन को, यानी कि मुद्रा में हम देखेंगे तो सबसे पहले कहा गया है कि सिक्कों के अध्ययन को
नोट करिए, मेटी कहा जाता है। यानी कि सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। कुछ कुछ शब्दों का लंबा जो होता है वो प्रोनाउंसिएशन बोलने में कभी दिक्कत आती है, क्योंकि थोड़ा अंग्रेजी मेरे लिए आसान है। और इकोनॉमिक्स जो लिखा गया है वो समझिए कि इकोनॉमिक्स को अंग्रेजी में पढ़ना आसान होता है, लेकिन हिंदी के जो हिंदी शब्दों के प्रोनाउंसिएशन में अर्थशास्त्र थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है, तो कहा गया कि सिक्कों के अध्ययन को आधा लिख लीजिए, आधा न यू मी आधा स मेल टिक्स कहा जाता है। और इस के बारे में तो 6वीं शताब्दी यानी कि कह लीजिए कि ईसा पूर्व, नोट करते चलिए, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी से इसके प्रमाण मिलते हैं, इसके प्रमाण मिलते हैं। और जिन सिक्कों के प्रमाण मिलते हैं उनको कहा गया क्या, आहत सिक्के। उनको कहा गया क्या, आहत सिक्के। समझ रहे हैं, जैसा कि नाम से आप नाम सुन रहे हैं कि आहत सिक्के, तो आहत मतलब अरे वही आहत, जैसे आप हिंदी साहित्य में जब बोलते हैं या पढ़ते हैं कहानियों में, गानों में, गजलों में, कि मेरा मन आहत हो गया, ठीक है, या दुखी हो गया, या कष्ट पहुंचा दिया उसने मेरे मन को, है ना। तो ये बोलचाल की भाषा हो गई, दैनिक जीवन में जो व्यक्ति के साथ होता है। यहां भी उसी से मतलब है, इन आहत सिक्कों का जो मतलब है उसी से, ठीक है। इन आहत सिक्कों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, पंच क्वाइन, पंच मार्क्ड क्वाइन। पंच मने दबाना और मार्क्ड मने निशान और क्वाइन मने सिक्का। तो आहत सिक्कों को क्या कहा गया, पंच मार्क्ड क्वाइन, अंग्रेजी में कहा गया, और हिंदी नाम उनका आहत सिक्के। ठीक है, एक फिल्म आई थी, आप लोगों ने देखा होगा, 3 इडियट। तो क्या है, थप्पा लगाते हैं सब, थप्पा, है ना, या कहीं किसी भी पैड पर मोहर जो लगती है तो वो क्या है, वो भी एक तरह से आहत है, लेकिन किसको, कागज को आहत दे रहा है। तो उसी तरह से आहत के बारे में कई सारे लोगों ने कई सारी चीजें लिखी हैं। इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इतिहास में पढ़ेंगे, लेकिन मूल जो शब्द कहा गया आहत सिक्के, इनका जो इनकी जानकारी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से मिलते हैं, और अंग्रेजी में इनको कहते हैं पंच मार्क्ड क्वाइन, आहत सिक्कों। इन आहत सिक्कों को, इन आहत, मैं इसको मिटकाते चलूं क्योंकि ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो आप लोग नोट करते भी चलिएगा, और कल से बड़ा ब्लैक बोर्ड हो जाएगा, तो इनको मिटकाते भी चल रहा हूं माय डियर, क्योंकि ये इकोनॉमी है, और बिना इसमें लिखे, इकोनॉमी और ज्योग्राफी में बिना लिखे हम नहीं कुछ कर सकते हैं साहब, समझ रहे हैं आप। तो इन आहत सिक्कों को साहित्य में क्या कहा गया, उस 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इनको कहा गया कारसापण। कारसापण, कपर मात्रा, खटोड़ा का मात्रा ऊपर रहा, कारसापण। और कहा गया क्या, धरण, और क्या कहा गया, शतमान। ठीक है, आदि आदि एटसेट्रा एटसेट्रा आदि, कई और नाम दिए गए हैं। फिलहाल मैं एक आउटलाइन उठाया हूं इन सिक्कों के इतिहास पे, इन मुद्रा के एक आउटलाइन उठाऊं कि ईसा की 6वीं शताब्दी से फिर सल्तनत काल है, फिर मध्यकाल है, फिर आधुनिक काल है, फिर आज का दौर है। अभी आएंगे आपको, ठीक है। तो
क्रम को समझिएगा और तब आप समझेंगे कि आपके जमाने में प्लास्टिक पैसा भी चल रहा है। मतलब प्लास्टिक के पैसे मतलब कंफ्यूज होगा, कंफ्यूज नहीं साहब, प्लास्टिक पैसे का मतलब हुआ अरे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यार, वो भी मुद्रा है, समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, एक एक क्रम करके सुनते चलिए, देखते चलिए। फिर बात आगे बढ़ती है तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य। अब मेरे पास इस समय सिक्का नहीं है, लेकिन अगर आपके पास हो तो जरा निकालिए और सिक्के को पलटिए और देखिए उस सिक्के पर कुछ लिखा गया है, कुछ न कुछ लिखा गया होगा, कोई फूल बनावट होगी या किसी महान विभूति की तस्वीर हो सकती है, गेहूं का बाल हो सकता है, पुराने सिक्के में से कई सारे स्ट्रक्चर होता है, समझ रहे हैं। अभी आगे बताऊंगा कि सिक्का, मैं आपको आगे बहुत सारी चीजें डीपली बताने वाला हूं, ये सब एक वीडियो में संभव नहीं है माय डियर स्टूडेंट टीचर, ठीक है। एंड प्लीज वॉच वीडियो, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज कंसंट्रेट योर वीडियो नाउ। तो बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको कि सिक्के की आकृति जो होती है उसको कैसे बनाया जाता है, उसको मतलब कितने लोग लगते हैं, क्या है स्ट्रक्चर, कहां से पारित होता है, ठीक है। 1 रुपए के नोट को क्यों आरबीआई नहीं छापती है, ठीक है, एक बात कर रहा हूं। और जो नोट है, जैसे आपने देखा होगा 2000 का नोट, 500 का नोट, उसमें तमाम सारी चित्र दिए होंगे, मंगलयान का है फोटो के, तो उसके पीछे क्या कहानी है ये सब आप आगे जानेंगे, लेकिन इस मुद्रा के तहत बात आगे बढ़ी तो बात बनते बनते आई तो पता चला कि सबसे पहले हिंद यवन शासक जो थे उन्होंने क्या किया कि सिक्कों पर लेख लिखवाना। लेख लिखवाना से मतलब क्या हुआ, जैसे सिक्का जो चल रहा है, आप सिक्के को उलट पलट के देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको एक नमूना दिखाता हूं, ये नोट है, मान लीजिए ये नोट है, ठीक है, लेकिन आपके जेब में अगर सिक्का हो तो उसको निकालिए और देखिए। अब जैसे देखिए इस नोट पे राष्ट्रपिता की तस्वीर है, गांधी जी की, है ना, पीछे कुछ और फूल पत्ती दिया है, बना होगा। तो इसी तरह से जब आप सिक्के को देखेंगे तो उस पर क्या है, कुछ लिखा होगा। तो खैर उस समय हिंद एवं शासकों ने सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य शुरू किया, ठीक है। और हिंद एवं शासकों के सिक्के जो होते थे, एक तो सिक्का उनका होता था स्वर्ण सिक्का। स्वर्ण मतलब क्या है, सोने का सिक्का। अचानक आप रास्ते में जा रहे हैं और 10-20 तो सोने का सिक्का मिल जाए, उसके बाद क्या होगा, मन मोरे चंचल जियरा उदास, समझ रहे हैं, अंदर से प्रतिफुल्लित हो जाएगा मन, 10 तो सोने का सिक्का मिल गया। सोचिए आज के जमाने में मिल जाए तो सोने का मतलब क्या, सोने पर लिखा है हिंदी साहित्य के कई सारे विद्वानों ने, खैर आगे। तो हिंद एवं शासकों का क्या था, सोने का सिक्का, यानी स्वर्ण सिक्का जो था, स्वर्ण सिक्का था, इसको कहा गया स्टेटर, आधा सौ टेटर, इसको कहा गया क्या, स्टेटर कहा जाता था, मतलब हिंद एवं शासकों के समय में। और इनके जो चांदी के सिक्के थे, साहब, उनको कहा जाता था द्रम। नोट करिए, द में र है, आधा म पूरा म, द्रम। और द्रम को कुछ लोगों ने लिखा है कि द्रखम कहते थे, आधा द में र है, आधा ख म है, तो द्रम और द्रख है, सॉरी माफ करिएगा, द्रख है, द्रम और द्रख है। तो चांदी के सिक्कों को द्रम या द्रख कहा जाता है का हिंद एवं शासकों के काल में, और सोने के सिक्कों को क्या है, स्टेटर कहा जाता था, स्टेटर, ठीक है। फिर कुषाणों का शासन आया, उस समय भी सोने का सिक्का चला था, बिम, ठीक है, नोट कर लीजिए। कुषाणों के शासन में, मैं मार्कर चेंज कर रहा हूं, काला था हरा हुआ,
आप लोगों को दिखाई दे रहा है नहीं? कुषाणों के शासन में कौन आया था? बिनकटफिसस, एक नाम है नोट करिए। बी म क ड फ पर पीछे मात्रा है सस। एक शासक हुआ कुषाणों का, बिनकटफिसस ने। इसने क्या किया? सिक्कों में कुछ परिवर्तन कर दिया था। ठीक, तो इसके शासनकाल में भी सोने का सिक्का, तांबे का सिक्का, कई प्रकार के सिक्के जो है वो मतलब बनाए गए, तैयार किए गए, कई मॉडल आकार के दिए। आगे बढ़ते हैं साहब, माफी चाहेंगे। बात आगे बढ़ती है तो कहा गया कि एक होता है सोना। तो जैसे आप सुनते हैं कि गांव हो या शहर हो, तो जहां जब बात सोने की आती है तो बचपन हो, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, तो लोग पूछते हैं कि क्या है? सोना है। अच्छा, तो 24 कैरेट है कि 23 कैरेट है कि 22 कैरेट है? समझ? इस कैरेट से, इसको भी बताऊंगा कैरेट क्या होता है, यह जो होलोग्राम दिया जाता है सोने पर कैसे दिया जाता है, ठीक है। अभी बताऊंगा आपको कि जीआई टैग क्या होता है। जीआई टैग सोने को सरकार की कौन सी संस्था प्रमाणित करती है, या क्या है सरकार के नियम, गवर्नमेंट के नियम, ठीक है, कि सोने का जो कि कौन सी चीज है जो 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट दिया करती है। आगे आपको धीरे धीरे बताऊंगे सब कुछ। फिर भी मौखिक बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि 24 कैरेट का है, ये 23 कैरेट का है, ठीक है। तो कहा गया कि सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्का जो था वो कुषाणों ने चलाया था। कुषाणों ने सिक्का चलाया था सर्वाधिक शुद्ध सिक्का, यानी कि शुद्ध, नोट करिए, शुद्ध सोने का सिक्का चलवाया था। किसने? कुषाणों ने। और ये सिक्का था क्या? 124 ग्रेन का था ये सिक्का। और कुषाणों ने शुद्ध सोने का सिक्का चलवाया था, और यह कुषाणों के समय का चलाया हुआ सिक्का कितने का था? 124 ग्रेन का, ठीक है। अब साहब आइए सुनते हैं कि ग्रेन मतलब 124 ग्रेन का था, लेकिन इस सिक्के को कहा क्या जाता था? तो इस सिक्के को साहब कहा जाता था दीनार। इन सिक्कों को कहा जाता था क्या? दीनार। दीनार। और दीनार क्या है साहब? दीनार एक लैटिन भाषा का शब्द है। दीनार क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। दीनार क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है। फिर बात आगे बढ़ी, इसके बाद कुषाण शासकों के बाद जब आप पढ़ेंगे अभी आगे, तो इन कुषाण शासकों के बाद एक आता है नाम, कुमारगुप्त का नाम आता है। कुषाण शासकों के बाद कुमारगुप्त का नाम आता है। समझ रहे हैं? देखिए भाई, खुद ही मिटकाना भी है, खुद ही पढ़ाना भी है, और खुद ही वीडियो बनाना भी है। समझ रहे हैं? खुद ही पढ़ाना है, खुद ही मिटकाना है, खुद ही वीडियो बनाना भी है, तो सब कुछ है। तो थोड़ा सा कहीं अगर आवाज इधर उधर है तो माफी करिएगा, माफ करिएगा। अगली बार से और ठीक से हर काम होगा। कहीं अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, कम दिखाई दे रहा हो, लेकिन मेरी आवाज अगर जा रही है सुनते रहिए। तो देखिए भाई, मैं नेचुरल पढ़ाता हूँ, चाहे यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आपको वीडियोस पढ़ा रहा हूँ, क्लास में पढ़ाऊंगा, इलाहाबाद पढ़ाता था, नेचुरल पढ़ा रहा हूँ। जो भी मेरी वॉइस टंग है, जो भी मेरा प्रेजेंटेशन है वो है, कोई बनावटीपन नहीं साहब, ठीक है। आइए फिर नाम आता है कुमारगुप्त का। कुमारगुप्त ने भी क्या किया? सोने के सिक्के को चलाया, कुमारगुप्त ने। बात आगे बढ़ी, बढ़ते 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 फिर जो है कि मध्यकालीन दौर में नाम आता है। और मध्यकालीन से थोड़ा पहले चलिए, जब चोलों का शासन था, तो उस समय चोलों के शासन में भी क्या था? इन चोलों के शासन के समय जो इनके सिक्के थे जो चलाए गए थे, बाघ,
का निशान सिक्कों पर, मछली का निशान कह लीजिए, धनुष का अंकन हुआ करता था। तो लिखा है इतिहासकारों ने कि मध्यकालीन चोलों के सिक्कों पर बाघ, मछली और क्या है कि धनुष का अंकन होता था। और कांसु एवं कलजु सिक्कों को बांटा गया है नाम, ठीक है। तो इस तरह से बात आगे बढ़ी इन चोलों के बाद। और फिर जब चोलों के बाद मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको मैंने बताया है, जो आपके काम की चीज है, जो आगे इस डीएलएड के पूरा करने के बाद जब टेट सीटेट या बहुत सारे एग्जाम देंगे तो वहां पूछता है इन प्रश्नों को, ठीक है, आपके विषय को। फिर बात आगे बढ़ी इसके बाद आता है ममलूक वंश। ममलूक वंश मतलब कुतुबुद्दीन एवं इल्तुतमिश, है ना, रजिया सुल्ताना, ये सब जो नाम आगे आता है इतिहास। तो उस समय एक शासक था सल्तनत काल में और ममलूक वंश का था, इसका नाम इल्तुतमिश है। तो इल्तुतमिश ने क्या किया था, इल्तुतमिश नोट करिए, इल्तुतमिश ने, इस इल्तुतमिश ने क्या किया था, शुद्ध अरबी सिक्का चलवाया था। शुद्ध अरबी सिक्का चलवाया, मार्कर चलेगा। इल्तुतमिश, इस इल्तुतमिश ने क्या किया था कि शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था, ठीक है। ममलूक वंश का शासक हुआ जिसका नाम है इल्तुतमिश, और इस इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्का चलवाया था, ठीक है। इस इल्तुतमिश के शासन काल में क्या था कि देखते जाइए, टंकों पर टकसाल का नाम लिखने, मैं पढ़ दे रहा हूं, कितना लंबा लिखूं, जगह कम है तो मैं पढ़ दे रहा हूं कि लिखा है इतिहासकारों ने कि टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा जो भारतवर्ष में शुरू हुई वो इल्तुतमिश के शासन के दौरान ही, या यूं कह लीजिए कि उसका श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। और इल्तुतमिश ने ही क्या है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया। इल्तुतमिश ने क्या किया, ममलूक वंश का वह शासक जिसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल प्रचलित किया, ठीक है। और मैं लिख दूं, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ठीक है, प्रचलित किया। तो यह जो टंका था 175 ग्रेन का हुआ करता था, 175 ग्रेन का हुआ करता था, ठीक है। तो इस ममलूक वंश के बाद और भी कई सारे नाम हैं, जैसे मान लीजिए कि आप आगे पढ़ेंगे कि विजयनगर साम्राज्य आता है। तो विजयनगर साम्राज्य के शासकों में क्या होता है, ये मैं आपको एक आउटलाइन बता रहा हूं सिक्कों का इतिहास के बारे में, ठीक है। अभी आपका टॉपिक मुद्रा शुरू नहीं किया हूं, ये मुद्रे के तहत आपको सिक्का, पैसा क्या था, कैसे किस काल में क्या था, उस एक रूप को मैंने आउटलाइन दे रहा हूं। यानी कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से लेकर मध्यकाल आया, सल्तनत काल आया, तो मध्यकाल आया, फिर आधुनिक काल आया। तो इन दौर में सिक्कों का क्या वो रहा है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। आगे चलते चलिए, बात आगे बढ़ी बात। तो विजयनगर एक साम्राज्य हुआ करता था, विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य में क्या हुआ कि स्वर्ण का 12 कर लीजिए, इसका एक नाम 52 ग्रेन का था। विदेशी यात्रियों ने कहा कि हुड, परदौस और पेगोड़ा, ये सब कहा जाता था, ठीक है। फिर आगे बढ़ती मुगल काल आता है, उसमें कई सारे नाम है, लेकिन एक नाम जो सबसे महत्वपूर्ण है मुगल काल में, और वो नाम क्या है, शेर शाह सूरी का। शेर शाह सूरी। तो इस शेर शाह सूरी ने क्या किया था, शेर शाह सूरी ने भी 178 ग्रेन के चांदी का सिक्का जारी किया, ठीक है। अब यहां से आपका टॉपिक एक तरह से कर लीजिए कि शुरू कर रहा हूं थोड़ा सा। तो फिर बात कैसे बनी, ये हाईलाइट करने के बाद सुनते चलिए। आपने देखा होगा या सुना होगा, जैसे मान लीजिए कि
जितने सिक्कों के बारे में आपने सुना है, इन सिक्कों के चलने के पहले या यूं कह लीजिए कि मुद्रा को जब नोटों में तब्दील किया गया या सिक्कों के ही समय में, जैसे क्या है कि वस्तु, मुद्रा क्या है कि वस्तु का विनिमय, मतलब ये है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जब भारत में नहरों का विकास नहीं हुआ था, कर लीजिए, है ना, मान लीजिए नहरों का विकास नहीं था, या मान लीजिए एक दो भाई हैं, एक ने धान बोया, दूसरे ने गेहूं बोया, और नगद पैसा, नगद करेंसी नोट या सिक्का दोनों के पास नहीं है, कैसे क्या करेगा? तो एक भाई दूसरे से कहेगा कि ठीक है, ये धान थोड़ा सा मुझे दे दो और गेहूं मुझसे। तो ये क्या है? वस्तुओं का विनिमय, या वस्तुओं का कह लीजिए आदान और प्रदान। इस तरह से हुआ करता था। और आपको याद होगा, जैसे मान लीजिए आज भारत की आबादी क्या है, 130 करोड़ करीब। आज साहब भारत की आबादी क्या है, 130 करोड़ से ऊपर है, ठीक है। तो कहा गया कि जब जनसंख्या कम हुआ करती थी, है ना, जनसंख्या कम हुआ करती थी, यानी कि जब राज्य छोटा हुआ करते थे, ठीक है, बाजार छोटा हुआ करते थे, तो क्या था, वस्तु विनिमय। अभी मैंने एक बताया ना कि इन वस्तुओं के विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली से ही क्या है, आदान प्रदान होता था। जबकि इस, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्लियर, ओके, आगे बढ़ते। लेकिन क्या है साहब कि जब राज्य, मतलब आबादी बढ़ी, लोग बढ़े, तो जो राज्य छोटे थे वो बड़े हुए। तो जब बड़े हुए तो क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली से थोड़ी दिक्कत होने लगी, ठीक है। फिर मान लीजिए कि जैसा कि आपने देखा होगा कि पढ़ा होगा कि पुर्तगालीज, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज आए। और क्या हुआ साहब कि जब राज्य संख्या बढ़ने लगी, राज्य लोगों की संख्या बढ़ने लगी, बहुत सारी चीजें बढ़ने लगी, आबादी बढ़ने लगी राज्यों का, उसी बीच में धीरे धीरे क्या है, ब्रिटिश औपनिवेशकों का भारत आना शुरू हो जाता है। और जब शुरू हो जाता है तब क्या है, अच्छा एक बात और आपने सुना होगा, इसे मौखिक रूप में लोग, हालांकि मैंने भी देखा नहीं है साहब, लेकिन सुना है अपने बुजुर्गों से। कुछ ऐसी किताबें बहुत सारी हैं जिनमें लिखा भी गया है, जिसको मैं शेयर कर रहा हूं, ठीक है। इसे लोग कहते हैं कौड़ी, दमड़ी, चमड़ी, ढेला, पाई, पैसे, आना, आना के बाद क्या है, रुपया, समझ रहे हैं, कौड़ी, दमड़ी, दमड़ी से फिर ढेला, ढेला से पाई, और पाई से क्या हुआ, पैसा, पैसे से आना, आना से रुपया, रुपया से क्या है, क्रेडिट कार्ड, और क्रेडिट कार्ड और क्या है, बिटकॉइन, बिटकॉइन। खैर सुनने में भी आता है कि एक मात्रा दिया था, चर्चा करें। फिर बात आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ते हुए बात बनती है, तो क्या होता है कि जब औपनिवेशक दौर आता है, तो औपनिवेशक दौर जब आता है तो राज्य का आकार बढ़ता है, आबादी बढ़ती है, लोग बढ़ते हैं, और भारत में कई सारी ऐसी शक्तियों को मैंने नाम लिया ना कि पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, जो भी है व्यापार करने के दृष्टिकोण से। तो भारत में, हाँ, तो जब ये आए तो इन्होंने भारत में क्या किया, कुछ निजी बैंकों की स्थापना की, ठीक है। तो निजी बैंकों की स्थापना की, 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। एक प्रेसिडेंसी थी मद्रास, कलकत्ता और बंबई, वर्तमान नाम मुंबई। इन तीनों प्रेसिडेंसियों में बैंकों की स्थापना की गई, निजी बैंकों की एक तरह से कह लीजिए, ठीक है। एक उत्तर है, एक सवाल है कि भारत की जो कहा जाता है कि जो अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि
कि भारत की सबसे पहली जो कागजी मुद्रा कौन सी थी, नोट कर ले चाहे तो जो भारत की सबसे पहली जो कागजी मुद्रा थी, एक बैंक का नाम आता है जिसका नाम है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। हिंदुस्तान शब्द पे ध्यान दीजिए हिंदुस्तान। और ये कब 1770 में स्थापित हुआ था। इस बैंक का नाम है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इस बैंक ने क्या थे 1770 में सबसे पहले कागजी मुद्रा भारत में शुरुआत की थी। तो कहा गया कि भारत की सबसे पहली कागजी मुद्रा कलकत्ता के बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने 1770 में जारी की। क्लियर? आगे बढ़ूं? धन्यवाद। कुछ और भी चीजें हैं जिसको हम चर्चा करते हैं। माफ करिएगा, ये मिटक नहीं रहा है थोड़ा सा। होल्ड करिए। बोर्ड को मिटाने में दिक्कत हो रही थी थोड़ा सा, तो आइए होते हैं। अब जैसा कि मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, सुनिएगा। ये आप नोट निकालिए, अपने जेब में नोट है, नोट निकालिए। उस नोट को खोलिए और देखिए इस नोट पे किनारे लिखा होगा र लिखा है ना, ध्यान दीजिए, र लिखा है। तो इस र के बारे में क्या है, इस र के बारे में जो ऐसे देखिए लिखा होगा, ठीक है। थोड़ा लिखने में मतलब नोट पे देखिए लिखा होगा, नोट पे लिखा होगा, और बीच में कैसे होगा, दिखा? इसको कहते हैं भारतीय रुपया, ठीक है। और इसी को देखिए थोड़ा, जब हम इसमें देखेंगे तो ये है क्या, इसको बोलते हैं यूरोपियन यूरो, ठीक है। और जब ये देखिए, ये एक बनावट है, इसको बोलते हैं जापानी एन, मतलब जापान का ये जो रुपया है इसको बोला जाता है एन। ये भारतीय रुपया हो गया, ये यूरोपियन यूरो हो गया, और ये जापानी एन हो गया, ठीक है। और ये देखिए, ये ऐसे सिग्मा करके ऐसे बना है, थोड़ा सा हो सकता है एकदम एग्जैक्ट ना बना पाऊं, कहीं त्रुटि हो माफ करिएगा। ये सिग्मा की तरह बनता है ऐसे करके, और बीच में ये कलर है, ये सब कलर है बीच में, ठीक है। ये सब कलर भर दीजिएगा बीच में। तो ये क्या है, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, एक बनावट ये है, ऐसे ये आकार का तिरछा हो जाएगा, और ये यानी कि इसमें थोड़ा डबल कर देंगे ऐसे, तो ये घुमा देंगे, ये पाई डबल कर देंगे। इसको बोलते हैं क्या, अमेरिकी डॉलर, ठीक है साहब। अब आप अपना नोट निकालिए, और इस नोट में देखिए ये जो र है, ये कहे र है, अरे 100 का, 500 का, 2000 का, जो भी हो, 10 20 जो भी नोट हो उसको देखिए र है। इस र के बारे में 2 लाइन सुनिए पहले, कि ये जो र है ये क्यों है, क्या है। इस र को भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस र को, इस नोट के किनारे जो र लिखा गया है इसको मैं बता रहा हूं, थोड़ा सुनते चलिए। इस र के बारे में कहा गया है कि जुलाई 2010 में, जुलाई 2010 में भारत सरकार द्वारा इसको स्वीकार किया गया,
ठीक है, क्या स्वीकार किया गया? भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। और इस प्रतीक चिन्ह को बनाया किसने था? तो IIT बॉम्बे, मतलब वर्तमान में इसका नाम क्या है? मुंबई है। बार बार यार यही बात, मतलब IIT बॉम्बे या IIT मुंबई वर्तमान नाम के हिसाब से। इस IIT का एक छात्र था जिसका नाम था D उदय कुमार, D उदय कुमार। तो इस र को, जो अभी मैंने आपको दिखाया कि नोट पे जो र लिखा है, इस र की जो आकृति है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जुलाई 2010 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जुलाई 2010 में भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह IIT बॉम्बे यानी मुंबई का एक छात्र हुआ करते थे जिनका नाम था D उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया। और यह जो प्रतीक चिन्ह है, यह रुपए पर जो र लिखा गया है, इस प्रतीक चिन्ह को, ये क्या है? देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि के र, ठीक है, अरे रथ र कख पढ़ते हैं ना, तो र तथा रोम लिपि के आर से बना है। यानी कि इस रोमन र प्लस आर बराबर क्या हो गया? र। माफ करिएगा, वीडियो चेक करने चला गया था, थोड़ा सा कई बार मुझे कुछ स्लो मोशन में रिकॉर्ड हुआ। मोबाइल मेरा थोड़ा गड़बड़ है, फ्रंट कैमरा भी गड़बड़ है और उसमें स्पीकर जो है थोड़ी सी दिक्कत है। अच्छा, तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, रुपए की बनावट पे। फिर बात आगे बढ़ती है और फिर हम अब आइए साहब, अब आगे होती है कि मैं फिर एक बार टॉपिक लिख रहा हूं, मुद्रा। ठीक है, मुद्रा को अंग्रेजी में मनी कहते हैं। मुद्रा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मनी कहते हैं। ठीक है, और ये मनी शब्द क्या है? ये लैटिन भाषा के मोनोटा शब्द से बना है। मोनेटा शब्द से बना है। मोनोटा शब्द से बना है। अब मोनोटा कौन थी? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मोनोटा कौन थी? यह इटली, मैं यहां थोड़ा सा भूल रहा हूं, इटली या कह लीजिए या कहिए यूनान, इन दोनों जगहों में से इटली या यूनान की क्या है? प्रसिद्ध देवी थी। कौन थी? प्रसिद्ध देवी। इन प्रसिद्ध देवी के मंदिर में ही क्या था? मुद्रा बनाने का एक तरह से कहिए कार्य संपन्न होता था। उस समय लोग मुद्रा को परम आनंद का प्रतीक मानते थे। मुद्रा को कहते हैं मनी, अंग्रेजी में लैटिन भाषा के मोनोटा शब्द से बना है। और मोनोटा कौन था? इटली यूनान की एक प्रसिद्ध देवी थी। मुद्रा क्या है? शब्दों में सुनिए, कोई भी वस्तु मुद्रा है। जैसे मैं कहूं कि यह घड़ी, यह टाई, आपके जेब में मोबाइल, ठीक है, आपका कार, आपकी बाइक, वो भी मुद्रा है। कैसे? आगे भी बताता हूं। ठीक है, वो भी वस्तु क्या है? मुद्रा है। भाई पैसा है और मुद्रा है तभी तो आप वस्तु लाते हैं, और अगर नहीं तो कैसे वस्तु लाएंगे? तो हर वस्तु क्या है? एक तरह से मुद्रा है। तो कोई भी वस्तु मुद्रा है।
जिसे सामान्यतः हम विनिमय के माध्यम से और मूल्य के मापक या मूल्य संग्रह तथा स्थगित भुगतानों के, मतलब कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं उसका एक निश्चित माप होता है, उसका एक निर्धारित मानक होता है, उसका एक निर्धारित क्या है, रकम होती है, और आप दे करके खरीदते हैं। चाहे वो सुई हो या दिया सलाई हो या हवाई जहाज हो या हेलीकॉप्टर, हर चीज क्या है, मुद्रा से ही आप खरीदते हैं। वस्तु को विनिमय करते हैं, तो जिससे आप विनिमय करते हैं वो क्या है, वही क्या है, वो मुद्रा है, जिस वस्तु को आप लेते हैं। आगे बढ़े, इजाजत है? ठीक है। अब कहा गया, थोड़ा सा शाब्दिक रूप में सुन लीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स अंग्रेजी में लिखा गया है, तो मान लीजिए बहुत सारे लोगों का माध्यम नहीं है, कम है। मुद्रा वह वस्तु है जो सभी प्रकार के लेन देन में भुगतान के माध्यम से भुगतान के माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है, अर्थात यह एक शक्तिशाली वस्तु है जो भुगतान के रूप में पूर्णतः स्वीकृत है, और मुद्रा का निर्गमन जो करता है वह केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई और सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है। मुद्रा का अभिप्राय जो होता है, मुद्रा का जो अभिप्राय है वो क्या है कि नोटों व सिक्कों से न होकर के उन सभी वस्तुओं से है जो भुगतान के माध्यम से स्वीकार की जाती हैं सामान्यतः। मतलब कहने का ये है कि जो भी आप वस्तु खरीदते हैं वह क्या है, मुद्रा से ही खरीदते हैं। कोई भी वस्तु आप विनिमय करते हैं तो इसका निर्धारण क्या है, सरकार और आरबीआई करती है। ठीक है। अब इसके अच्छा आगे देखते हैं साहब, गर्मी बहुत, आगे देखते हैं साहब, आइए आगे आप देखेंगे कि मुद्रा, आगे आप देखेंगे साहब कि जो मुद्रा है यह मुद्रा दो प्रकार की होती है, एक और दो। पहली मुद्रा जो होती है वो होती है वैधानिक मुद्रा, वैधानिक मुद्रा, लीगल मनी। लीगल मनी। दूसरा जो होती है वो है साख मुद्रा। साख मुद्रा माने क्रेडिट मनी, क्रेडिट मनी। मुद्रा क्या है, दो प्रकार की, दो प्रकार कर लीजिए, यहां लिख दे रहा हूं, हर बात तो लिख नहीं सकते हैं, कुछ आप मौखिक सुनेंगे। मुद्रा विशेषता मुख्यतः पहले दो प्रकार की होती है, एक होती है वैधानिक मुद्रा लीगल मनी, और दूसरी होती है साख मुद्रा यानी क्रेडिट मनी। अब यहां से आपको समझना शुरू करना है ध्यान से, बिल्कुल ठीक है। तो शाब्दिक रूप में सुनिए पहले कि वैधानिक मुद्रा किसको कहते हैं। शाब्दिक रूप में कहा गया है कि वह माने वैधानिक मुद्रा वह मुद्रा है जिसका निर्गमन सरकार या रिजर्व बैंक के द्वारा एक विधान के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें रिजर्व बैंक धारक को उतनी अदा करने का वचन देता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वैधानिक मुद्रा। आप नोट निकालिए अपने जेब से और उस नोट में देखिए लिखा होगा, यहाँ किनारे पढ़िए, कहीं लिखा है, लिखा है कि मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। नीचे क्या है, रघुराम जी राजन गवर्नर, आई प्रॉमिस टू पे द सम ऑफ 20 रुपीज। रिजर्व गवर्नर ऑफ इंडिया रघुराम राजन। इस पे नोट पे देखिए लिखा होगा कि मैं धारक को 20 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो हो गई नोट की बात। आगे देखिए, मतलब ये क्या है, ये वैधानिक मुद्रा है, यानी कि वह मुद्रा जिसको सरकार और आरबीआई द्वारा कर लीजिए, ऐसे समझिए आप, जारी कहता है, वह मुद्रा क्या है, वैधानिक मुद्रा है। अब आइए साहब साख मुद्रा यानी कि क्रेडिट मनी। मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग समझ भी रहे होंगे क्रेडिट मनी क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, व्हाट इज क्रेडिट मनी। ठीक है, अरे देखिए साहब, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहां पर थोड़ा सा मैं आपको लंबा उदाहरण दूंगा। साख मुद्रा जैसे गांव में होता है
क्या है, गांव से शुरू करिए, क्योंकि हिंदुस्तान साहब गांव में बसता है, ठीक ना। तो क्रेडिट मनी क्या कहता है, जैसे वाली गांव से शुरू करिए, शहर से। अगर आप किसी से थोड़ा सा अनाज मांगते हैं, मान लीजिए, है ना, पुरानी फिल्मों में देखे होंगे अमरीश पुरी ने बड़ा रोल किया है ना। तो मान लीजिए कोई अनाज मांगने चले गए, या आप अगल बगल से, कभी कभी ऐसा होता है कि दिन रात मौसम खराब हो गया, तो थोड़ा सा आपने किसी से अगल बगल से आटा मांग लिया, चावल मांग लिया, है ना। तो ऐसा नहीं कि आपने मांग लिया, लेकर खा लिए और रख लिए और दिए नहीं। आपको जब गेहूं पिस जाएगा, मतलब जो अनाज खत्म है, उस मुक्त अनाज अगर आपके घर में आ गया तो आप उसको वापस करेंगे ना, वो भी क्या है, क्रेडिट है। आप अपने घर का सामान लेने जाते हैं दुकानदार के यहाँ, दुकानदार आपका परिचित है, तो क्या है, अगर पैसा नहीं है तो आप सामान खरीद के लाते हैं, वो क्या है, क्रेडिट मनी है। मतलब वह वस्तु क्या है, रुपया ही है। क्यों रुपया साहब, वह सामान तो लिखता है और कहता है कि आप 500 रुपए की सामग्री ले जा रहे हैं। जब आपके पास पैसा आता है तो आप उसको जाके क्या है, पेड करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए भैंस के लिए रोज खली ले आते हैं, है ना, दूध बेचने वाले लोग, तो वो खली उधार लेके चले आए, दूध बेच दिए, बाद में पैसा दे दिए। यानी कोई भी वस्तु जो आप एक कह लीजिए कि वादा के अनुसार ले आते हैं, वो क्या है, क्रेडिट है। दुकानदार से ले आते हैं और कहते हैं कल दे देंगे, वो आपका क्या है, क्रेडिट है। दूसरा, इसमें कई सारे बिंदु जुड़ेंगे, अभी कई सारे बिंदु जुड़ेंगे। आप किसी से पैसा मांगते हैं और फिर लौटाते हैं, वो भी क्या है, क्रेडिट मनी, ठीक है। कई बार आप क्या है, बैंक से लोन लेते हैं, बाइक के लिए, कार के लिए, होम के लिए, बैंक आपको लोन कर देता है तुरंत, ठीक है साहब हम लोन कर दे रहे हैं। लेकिन आपकी क्रेडिट क्या है कि उस लोन को निर्धारित समय में भरना है। मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं, मेरी उदाहरण को समझिए थोड़ा सा, ठीक है। साख मुद्रा, ये तो बात हो गई मौखिक रूप से, लेकिन शाब्दिक रूप में और इकोनॉमिक्स में साख मुद्रा का मतलब होता है, लिखित और शाब्दिक रूप में मतलब होता है कि जिस मुद्रा को आप चेक के माध्यम से पेमेंट करते हैं, वह आपका क्या है, क्रेडिट मनी। जैसे एक राज्य का व्यापारी दूसरे राज्य से माल मंगाता है और पैसा क्या है, पेड करता है। या आप कोई वस्तु खरीदते हैं, दुकान पे गए, और आजकल तो मैंने जैसा कि बताया कि प्लास्टिक मनी माने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड चल रहा है। अरे एटीएम और डेबिट जिससे आप परचेजिंग करते हैं भाई, सामान खरीदते हैं, है ना, वो क्या है, प्लास्टिक मनी है। बिटकॉइन का नाम मैंने लिया अभी आपसे, तो ये सब है साहब। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगा, आज के लिए बस इतना रहने दीजिए। अगले वीडियो से हम फिर पढ़ेंगे इस वैधानिक मुद्रा और साख मुद्रा के आगे का टॉपिक, यही से शुरू करूंगा जहां मैं आपको छोड़ रहा हूं, ठीक है। एक बात, मैं जो भी यह वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे, ठीक है, देखेंगे जो भी सज्जन, चाहे वो मेरे स्टूडेंट टीचर हों, चाहे मेरे स्टूडेंट टीचर के गार्जियन हों, ठीक है, मैं उनके अग्रज हों, कोई भी व्यक्ति हो, उनके आदरणीय पूजनीय माता जी, पिताजी हों, बहन भाई हों, अगर मेरे इस पढ़ाने में, चूंकि मेरे पास साफ संसाधन का अभाव है, ब्लैक बोर्ड छोटा है और बड़ी ही दिक्कत में इस वीडियो को मैंने मतलब बना रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड लाऊंगा, मोबाइल भी मेरा गड़बड़ा साहब, तो ये अगर इस वीडियो को बनाने में मेरे किसी शब्द से ना समझ पाने में या कोई त्रुटि अगर हो गई हो बोलने में, तो मैं क्षमा चाहूंगा। और यहाँ अगर लिखने में कोई शब्द ना समझ में आया है तो अगले वीडियो से एकदम नीट क्लीन आपको दिखाई देगा और सुनाई देगा, ठीक है। मेरे किसी भी शब्दों से आप आहत न होइएगा, बिल्कुल वैसे आहत सिक्कों की तरह। और चूंकि आज शुरुआत मैंने की है इस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पे, आगे धीरे धीरे आपको डिटेल बताऊंगा। थोड़ा मैं धीमे चलता हूँ, यूं कह लीजिए खरगोश की तरह, कछुआ नहीं बन पाता, धीरे धीरे चलता हूँ, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा कि माझी तेरी कश्ती के तलकदार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं, जिस शहर में खोली है शीशे की दुकान तूने, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को बंद करते करते, आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करिएगा, सैनिटाइज हाथ करते रहिएगा, खूब हाथ धुलिएगा हैंड वॉश से,
हालांकि कई लोग जो है, कई बुजुर्ग ऐसे होंगे गांव के, घर के, नाराज होते होंगे, कितनी बार हाथ धो साहब। तो गुलजार साहब की लिखी कुछ लाइन है, इसको पेश कर रहा हूं इस लॉकडाउन पर, और इस प्राकृतिक और सरकारी नियमों को मानिएगा। तो गुलजार साहब ने लिखा कि बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, और मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। एक नेमत है जिंदगी, उसे संभाल के रख। साहब, ये मानव जीवन बड़े ही परिश्रम के बाद मिला है। वो कहते हैं कि एक नेमत है जिंदगी, उसे संभाल के रख। कब्रिस्तान को सजाने की जरूरत क्या है, और दिल के बहलने को, दिल जो है वो घर में ही बाला है, दिल को बहलने को घर में ही वजह काफी है। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। तो माय स्टूडेंट, टीचर और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और ढेर सारा प्यार दुलार। थैंक यू सो मच।